दोस्तों, मुंबई और मुंबई अंडरवर्ल्ड के कहानियों के बीच कुछ और कहानी भी है जो शहर के बीचों बीच नहीं बल्कि इसके आसपास में फला और फूला। मुंबई से सटे वैसे तो कई उपनगर है, लेकिन इनमें से दो ऐसे हैं जो अपने भीतर अपराध के कई कहानियों को समेटे हुआ है। इनमें से एक है विरार और दूसरा है उल्हासनगर। जहां विरार में भाई ठाकुर और उसके गैंग की बादशाहत दशकों तक कायम रही, वहीं उल्हासनगर में ऐसे ही कुछ पावर के साथ पप्पू कालानी रह रहे हैं। दोस्तों, विरार के भाई ठाकुर के बारे में हमने आपको कई कहानी सुना दिया है जिसे आपने खासा पसंद भी किया है, लेकिन हम अभी तक आपको उल्हासनगर लेकर नहीं गए थे। अब जब हमने आपको उल्हासनगर की कहानी सुनाना शुरू कर दिया है तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ के गैंग और गैंग वॉर के बारे में बताया, लेकिन अब इसके किरदारों की बात होगी। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है सुरेश बुधरमल कालानी उर्फ पप्पू कालानी का। तो चलिए आज आपको इसी की पूरी कहानी सुनाते हैं, कैसे पप्पू कालानी पहले माफिया बना, फिर वहां के लोगों का मसीहा और फिर राजनीति का एक लोकप्रिय चेहरा। काफी दिलचस्प है आज की यह कहानी भी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पप्पू कालानी का जन्म 10 सितंबर 1951 को उल्हासनगर में हुआ था। उसका असली नाम सुरेश कालानी है और उनके पिताजी का नाम बुधरमल कालानी। पप्पू कालानी उल्हासनगर के एक समृद्ध सिंधी परिवार में जन्म लिया था। उसके एक चाचा कांग्रेस के नामी नेता थे, तो वहीं दूसरे चाचा का एक बड़ा सा बिजनेस। खुद पप्पू कालानी के पिता का भी वाइन सम्राट के नाम से शराब का एक बड़ा सा कारोबार था। अब ऐसे परिवार से निकलने के बाद खुद पप्पू कालानी के लिए महत्वाकांक्षी होना ही था। इसी महत्वाकांक्षा ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। पप्पू कालानी की अपराध की दुनिया में शुरुआत हुई उगाही करने से। 70 के दशक का आखिरी साल, ये उल्हासनगर शहर का वो समय था जब यह शहर अपना रूप ले रहा था। यहाँ पर कई इलीगल फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जोर शोर से आगे बढ़ रहा था, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही थी। उसी समय पप्पू कालानी सामने आया और हर उस बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उगाही करने लगा जो इस तरह के बिजनेस और कंस्ट्रक्शन में शामिल थे। क्योंकि पप्पू कालानी कोई सड़क छाप गुंडा तो था नहीं जो लोग उसे इग्नोर करते। इसी तरह धीरे धीरे पप्पू कालानी अब अपना एक गैंग चलाने लगा था। ये वो समय था जब उल्हासनगर से 50 किलोमीटर दूर बॉम्बे शहर में अंडरवर्ल्ड अपना विकराल रूप लेने लगा था। सारे मीडिया हाउसेस का ध्यान उसी तरफ था, इसलिए उल्हासनगर के बारे में कोई लिख नहीं रहा था। लेकिन तभी साप्ताहिक अखबार ब्लिट्ज में उसके कारनामों की खबर छपती है और फिर लोग पहली बार पप्पू कालानी के इस दुनिया से वाकिफ होते हैं। ब्लिट्ज के उस आर्टिकल में पप्पू कालानी के साथ एक और नाम को जगह दिया गया था, गोपाल राजवानी। गोपाल राजवानी और पप्पू कालानी दोनों साथ मिलकर उस उगाही के धंधे को अंजाम दे रहा था। लेकिन इस आर्टिकल के छपने के बाद जब उसका नाम लोगों तक पहुंचा तो यह उसे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर ब्लिट्ज के पत्रकार A.N. नारायण को विट्ठलवाड़ी स्टेशन पर चाकू से गोदकर मार डाला। यह पप्पू कालानी का पहला बड़ा अपराध था और यहाँ से अब इस गाड़ी की स्पीड बढ़ने ही वाली थी। बाद के दिनों में पप्पू कालानी और गोपाल राजवानी के बीच पैसों को लेकर बहस हुई और यह जोड़ी टूट गई, जिसके बाद पप्पू कालानी ने गोपाल राजवानी पर अटैक करवा दिया। इस अटैक में उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन उसे बॉम्बे के फेमस JJ हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। यहीं पर गोपाल राजवानी हाजी मस्तान से मिलता है और फिर वह दुबई भाग जाता है, जहां पर वह दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर काम करने लगता है। इसके बाद से पप्पू कालानी एक बार फिर से उल्हासनगर का इकलौता बॉस बनकर रह जाता है। अब आता है साल 1986 और इस साल पप्पू कालानी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है। इसके पीछे हाथ होता है पप्पू कालानी के चाचा दुधी चंद कालानी का, जो उस समय कांग्रेस के एक बड़े और पावरफुल नेता हुआ करते थे। उन्हीं के सहयोग से पप्पू कालानी उल्हासनगर के नगर परिषद का चुनाव लड़ता है और आसानी से जीत भी हासिल कर लेता है। क्योंकि पप्पू कालानी का उल्हासनगर में अपना एक बाहुबल था और लोगों के नज़र में वह एक मसीहा बन ही चुका था, जिसका फायदा उसे नगर परिषद के चुनाव में होता है और कांग्रेस मजबूती से इस चुनाव को जीतने में कामयाब हो जाती है।
साल 1986 में कई सालों के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र नगर परिषद में मजबूती से वापस आई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोप बेहरानी को परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सबसे योग्य माना गया, लेकिन चूंकि पप्पू कालानी चुनाव में कांग्रेस का इकलौता चेहरा थे और उन्हें ही कांग्रेस की इस जीत का श्रेय दिया गया था, इसलिए एक समझौता हुआ। पप्पू कालानी पहले 30 महीनों के लिए अध्यक्ष होंगे और शेष अवधि के लिए गोप बेहरानी इसके अध्यक्ष रहेंगे। अब समय शुरू हुआ और पहले 30 महीने समाप्त हुए, लेकिन इसके बाद पप्पू कालानी ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। इस तरह के पॉलिटिक्स को गोप बेहरानी अपना बेइज्जती समझा और अब ये धोखेबाजी का पॉलिटिक्स पप्पू कालानी और गोप बेहरानी के बीच पारिवारिक दूरियां लेकर आ गया, या फिर यूं कहें कि उल्लासनगर में अब यहीं से गैंग वॉर शुरू होता है। जब गोप बेहरानी को ऐसा लगा कि उल्लासनगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष दुधीचंद कलानी के चलते शहर में उनका बोलबाला नहीं हो सकता, तो उन्होंने अप्रैल 1989 में दुधीचंद कलानी की हत्या करवा दी। जाहिर सी बात है, इस हत्या का दोषी गोप बेहरानी और उसके गैंग को ही माना गया, जिसके बाद पप्पू कालानी ने अपने चाचा के मौत का बदला लेने का सोचा और फिर शुरू हुआ हत्याओं का दौड़। उल्लासनगर में हो रहे एक के बाद एक मर्डर ने सिंधियों के इस शहर को हिलाकर रख दिया था। इस दौरान कुल 22 लोग मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उल्लासनगर में हर मंगलवार एक कत्ल जरूर होता था। जब यह एक पैटर्न की तरह बन गया तो शहर के आम आदमी मंगलवार को सड़कों पर बाहर निकलना बंद कर दिया कि ना जाने आज किसका नंबर लगने वाला है। और फिर साल 1990 के शुरुआती महीनों में गोप बेहरानी को भी मार दिया गया। साल 1990 पप्पू कालानी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला था। इस साल वह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, लेकिन इसी चुनाव में उसके ऊपर 2 हत्याओं का आरोप भी लगता है। तारीख 27 फरवरी 1990। इस दिन वोटिंग हो रही थी, तभी पप्पू कालानी के लोगों ने 2 लोगों को फर्जी मतदान करते हुए पकड़ लिया। ये 2 लोग थे घनश्याम भटेजा और इंदर भटेजा। ये दोनों गोप बेहरानी के भतीजे थे जो पप्पू कालानी के विरोधी भाजपा के उम्मीदवार शीतल दास हरचंदानी के लिए वोट डाल रहे थे, जिसके बाद उसी शाम को पप्पू कालानी के लोगों ने दोनों भाइयों पर हमला किया। उस हमले में घनश्याम भटेजा मारा गया, लेकिन इंदर भटेजा बचकर भाग गया। यहां से निकलने के बाद इंदर भटेजा को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली। बावजूद इसके उसे 27 अप्रैल 1990 को पप्पू कालानी के लोगों ने गोलियों से भून दिया। महाराष्ट्र में हुए इस चुनाव के बाद साफ सुथरी इमेज वाले सुधाकर राव नाइक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। अपने कार्यकाल में सुधाकर राव नाइक ने पप्पू कालानी को गिरफ्तार करवा दिया। उसके ऊपर टाडा भी लगवाई गई। इस दौरान सुधाकर राव नाइक को शरद पवार ने कॉल किया और कहा कि पप्पू कालानी से थोड़ा नरमी बरतिए, वह भविष्य का नेता है। लेकिन सुधाकर राव नाइक ने उसकी एक नहीं सुनी। गिरफ्तारी के बाद कितनी ही बार उसके जमानत की अर्जी को खारिज किया गया और उस पर मुकदमे चलते रहे। फिर 10 सालों के बाद साल 2002 में पप्पू कालानी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इससे पहले पप्पू कालानी जेल में रहते हुए भी नाम कमा चुका था, जब वह अपने पुराने साथी गोपाल राजवानी को 24 जनवरी 2000 को करीब सुबह 11 बजे उल्लासनगर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर जाते हुए उसे कोर्ट परिसर में ही गोलियों से भून दिया। इस समय पप्पू कालानी वैसे तो जेल के अंदर बंद रहते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया कि वह ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। पप्पू कालानी इस दौरान भले ही 10 सालों तक जेल में रहे, लेकिन वह साल 1995 और 1999 का चुनाव जेल के अंदर से ही निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जीते और विधायक बने। इस जीत के पीछे उनकी सबसे बड़ी वजह थी उल्लासनगर के एक बड़े आबादी पर उसका कंट्रोल और उसका बाहुबल। इसी वजह से वह जेल से भी चुनाव जीतते रहे। जेल में रहते हुए पप्पू कालानी को जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहा वो थे शरद पवार। शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे और वह मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। फिर साल 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की एक पार्टी बना ली, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके बाद पप्पू कालानी इससे भी जुड़े, लेकिन उसके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके चलते शरद पवार को काफी आलोचना झेलना पड़ा और फिर पप्पू कालानी को भी उस पार्टी से रिजाइन देना पड़ा।
फिर साल 2002 में वह जेल से बाहर आते हैं और वापस से साल 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरते हैं। लेकिन इस बार उसे ना तो कांग्रेस टिकट देती है और ना ही शरद पवार। उसे टिकट मिलता है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से और इस बार भी वह चुनाव में जीत हासिल करते हैं। फिर साल 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट एक ऑर्डर निकालता है जिसमें उल्हासनगर के 855 ऐसे घरों को गिराने की आदेश देता है जो कि इलीगल है। अब बीच में आते हैं पप्पू कालानी, जिसके कमाई का एक बड़ा सोर्स वह इलीगल प्रॉपर्टीज भी था जिसे वह अपने पॉलिटिकल पावर के दम पर लीगल बना देता था, जिसके बदले में वह प्रॉपर्टी के मालिक से मनमानी कीमत वसूल करता था। फिर भी साल 2006 तक कई इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाता है। अब आता है साल 2007 जब उल्हासनगर के म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में पप्पू कालानी के गुट का बुरी तरह से हार हुआ। ये हार तब हुआ जब कालानी खुद विधायक था। इसके बाद यह बात कही जाने लगी कि अब पप्पू कालानी का जादू खत्म हो गया है और लोग अब असलियत से वाकिफ हो गए हैं। फिर साल 2013 में घनश्याम भटेजा और इंदर भटेजा के मर्डर वाला केस खुला जिसमें पप्पू कालानी को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। अभी के लिए पप्पू कालानी उल्हासनगर में ही रहते हैं और जेल से अंदर बाहर जाते आते रहते हैं। अगर पप्पू कालानी के फैमिली के बारे में बात करें तो उसकी पत्नी का नाम ज्योति कालानी है जो कि काफी समय तक उल्हासनगर के म्यूनिसिपल काउंसिल की मेयर रह चुकी है। हालांकि उसे भी एक बार म्यूनिसिपल काउंसिल में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। उनको एक बेटा ओमी कालानी है जो कि पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है और एक बेटी है जिसका नाम सीमा है। तो यही थी उल्हासनगर के पहले माफिया बॉस पप्पू कालानी की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।